नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ी खबर सूरत से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसकी कहानी और करतूत अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कौन है ये शख्स जो पिछले कई सालों से कई राज्य की पुलिस को चकमा दे रहा था और करीबन 9 से ज्यादा गुनाहों को अब तक अंजाम दे रहा था। हत्या और एसिड अटैक कर कई लोगों को जान हानि पहुंचाने के लिए इसने कई वारदात को अंजाम दे चुका था। गुजरात एटीएस से लेकर पंजाब एटीएस और उत्तर प्रदेश की एटीएस सभी इसको ढूंढ रही थी और पंजाब पुलिस यहां तक करीबन 50,000 रुपए का इनाम भी रख चुके थे। ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए हर एक राज्य की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, लेकिन किसी के यह हाथ नहीं आ रहा था क्योंकि ये इतना शातिर अपराधी था। नारायण साईं और आसाराम के मामले में ये काफी ज्यादा नजदीकी रहने वाला ये अपराधी कई राज्यों में गुनाहों को अंजाम दे रहा था, इसीलिए हर एक राज्य की पुलिस इसको ढूंढती नजर आ रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलिस से बचना शायद ये नामुमकिन था, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने पिछले 8 महीने से लगातार दबिश देकर वहां पर रैकी किया और रैकी करने के बाद जो है उस अपराधी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर ये सूरत से बता रहे हैं, जहां पर आसाराम और नारायण साईं का काफी करीबी और बेहद खूंखार ये अपराधी सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे लग चुका है। इसकी पूरी कहानी और करतूत हम नहीं बल्कि सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वीडियो आपको दिखाएगी कि आखिर ये कौन है वो शख्स जो पिछले कई सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत शहर में सन 2014 के साल में जब आसाराम और नारायण साईं के विरुद्ध में बहुत सारे जो गुनाह दाखिल हुए, उसमें जितने विटनेसेस थे, जितने कंप्लेंट थे, उनको टारगेट करने के लिए कुछ लोगों की एक गैंग बनी थी, जिसमें एक कार्तिक और एक तामराज साहू करके था और दूसरे अन्य लोग भी थे, जिसमें बहुत सारे मर्डर्स हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर हुए, जो है सारे विटनेसेस को मारा गया, उनको टारगेट किया गया जो है। उसी में जो तामराज करके था, जो सूरत में 2 307 के गुने में और एक 324 के गुने में वांटेड था, जिसमें एक इसने विटनेस को जो है छुरी से पूरा जबड़ा और पीछे मारा था जो है। और वो विटनेस विमलेश ठक्कर था, जो कि जिनकी मतलब इसमें बच गए थे जो है। उसके बाद जो एक दूसरा एक दिनेश चंद्र भाग चंदानी थे, जो विटनेसेस को जो है थोड़ा प्रोटेक्ट करते थे, प्रोत्साहन देते थे। उनके घर में खुद 2 महीना ये रह के और एक दिन मौका आया तो इसने एसिड अटैक किया, उसमें 307 का गुना दाखिल हुआ था। फिर एक राकेश जयंतीलाल पटेल थे, जो बेकरी यहाँ चलाया करते थे, वो भी विटनेस थे, तो उनको जो मारा, छरी मारी गई, उसमें भी 324 दाखिल हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अखिल गुप्ता नाम के एक विटनेस थे, जो कि रसोइया होते थे आसाराम के आश्रम में, उनको फायरिंग करके इसने मारा जो है। उसके बाद जो है एक होशंगाबाद, जो भी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे एक प्रकाश प्रजापति, उनकी पत्नी थी सीमा, उनके जो विटनेसेस थे, उनके गाड़ी के ऊपर लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग इसने किया जो है, जिसमें उनकी बच गए थे। वहाँ पे 307 एमपी में दाखिल हुआ है। फिर एक सोनाली खुर्द पानीपत हरियाणा में एक आसाराम के विरुद्ध जो मीडिया में संबोधन करने वाले एक व्यक्ति थे, महेंद्र चावला नाम था जिनका, उनको मारने के लिए फायरिंग की गई, जिससे वो फर्स्ट फ्लोर से कूद के वो भाग गए, वो बच गए जो है। और उसमें जो हरियाणा पुलिस तरफ से 50,000 रुपये के इनाम भी इसके ऊपर रखा गया है। साथों साथ जो छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में एक बैंक डकैती में ये शामिल था, जिसमें पुलिस ने पकड़ा और पुलिस के आंखों में से मिर्च डाल के वहाँ से भागा जो है। फिर एक बुल्दाना, जो महाराष्ट्र में एक 2 डेड बॉडी मिली थी, वो इसके साथियों का था। उस बारे में ये लोग किसी साधकों को मारने का प्लान बनाए थे। उस गुने में महाराष्ट्र पुलिस इसको ढूंढ रही है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, तो वहाँ से भी ये वांटेड वहाँ से भागा हुआ है। और उसके बाद ये 2014 के बाद से लगभग 2016 के आसपास क्रिश्चियन धर्म ये अपना के नोएडा में जो है नाम चेंज करके राज स्टीफन के नाम से ये रहता था। सूरत शहर की क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 8 महीने से काफ़ी मेहनत इसके पीछे कर रही थी
और अपने को सफलता मिली। वो यूपी के नोएडा से इसको पकड़ा गया है और इतने गुना अभी तक वो 9 गुने में ये वांटेड है, जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और बाकी गुना में कितना था, इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी, ये जो 2014 में जब से ये केसेस हुए और उसके बाद आसाराम और नारायण साईं वगैरह जेल में गए, तो ये आश्रम से दूरी बना के ये नाम चेंज करके, ये धर्म चेंज करके अलग से रहता था। इसका जो नज़दीकी थी, ये आसाराम के जहाँ जहाँ पे कैंप लगते थे, जहाँ जहाँ पे इनके प्रवचन वगैरह होते थे, उनके कोर ग्रुप में रहता था, उनके साथ जाया करता था। ये वहीं पे टेंट में रहता था। और आसाराम के विरुद्ध जितने केसेस हुए, उसके बाद इसको ऐसा लगा कि जितने विटनेस हैं इन सारों को मारना है, जो इसी हिसाब से इन लोगों ने मारना चालू किया। तो कार्तिक करके जो दूसरा आरोपी था, वो लगभग अभी 10 सालों से जेल में है और ये तब से पकड़ा नहीं गया और ये सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता रहा। तो अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे क्राइम किया है। जो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और गुजरात पुलिस, इतने हम लोग आपस में संकलन भी कर रहे हैं कि फर्दर जानने के लिए इनके गैंग में कोई दूसरा है कि नहीं, और उसके अलावा और कोई क्राइम जो कुछ जेल में कुछ अभी भी भागे हुए हैं, वो हम लोग उन मेन जो उस पूरे गैंग की यही लोग थे, इसलिए इनके हर में नाम इनका खुलता गया। इनको जो सपोर्ट करने वाले थे, रेकी में सपोर्ट करने वाले थे, मकान वगैरह भाड़ा दिलाने में, क्योंकि जिसका से लोग मर्डर करते थे या अटेम्प्ट मर्डर करते, उसके आसपास का मकान ये लोग ले लिया करते थे भाड़े पे, और फिर 2 महीना 3 महीना रेकी करते थे, फिर एग्जीक्यूट करते थे क्राइम जो है। तो और ऐसे निकलेंगे लोग, उनके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये जो यहाँ पे भागचंदानी का मैटर था, जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, वो तो उसी घर में ये लोग रहे। उसके अलावा जो अखिल गुप्ता के, जिसको हमने बताया गाजियाबाद में, वहाँ उसके घर के पास ही 2 महीना इन्होंने भाड़े पर रहे, भाड़े लेके भी इन्होंने मर्डर किया। हरियाणा में भी इनका ऐसे ही था कि ये तुरंत गए और तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करते थे, वहाँ पर रह के रेकी करना और सही टाइम देख के इनका ये टारगेट था कि मैक्सिमम साधकों, मैक्सिमम विटनेसेस को और मैक्सिमम जो कंप्लेंट को नुकसान पहुँचाया जाए, इसके लिए पकड़ा भी नहीं जाए। इनका इस आशय से ये लोग प्रॉपर एकदम क्राइम करने से पहले प्रॉपर कहाँ से भागना है, स्केप रूट कहाँ रहा है, फिर नेक्स्ट कहाँ भाग के जाएंगे, वो पूरा ये लोग प्लानिंग करके करते थे। इनको गुजरात की पुलिस तो थी यहाँ पे, उसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदापुरम में क्राइम था, उनको तो इसकी वो थी। हरियाणा पुलिस को थी, उसमें हरियाणा पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी इसके ऊपर रखा हुआ है। यूपी पुलिस की थी, और महाराष्ट्र में जो दो डेड बॉडी मिली थी, उसके सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। और छत्तीसगढ़ में इसने 2 क्राइम किए हुए थे, बैंक लूट का और दूसरा एक हाउस ब्रेकिंग का, तो उनकी पुलिस ढूंढ रही है। इसके अलावा जो फर्दर हमारे इंट्रोगेशन में निकलेगा, तो हम इन सारे पुलिस के साथ तो कांटेक्ट में, फर्दर दूसरे पुलिस के साथ भी कांटेक्ट में हम लोग करते रहेंगे। ये अगर देखा जाए तो लगभग गुजरात पुलिस ही लगभग 7-8 सालों तो गुजरात पुलिस इनको सर्च कर रही थी। अलग अलग हमारी ATS की टीम सर्च कर रही, सब कर रही थी। और सूरत में जो हमारे जो जितने भी इस तरह से वांटेड हैं, आप लोग अगर देखें तो 25 साल 30 साल वाले वांटेड को भी हमारी क्राइम ब्रांच पकड़ती रहती है। उसमें ये हमारा मेन टारगेट था, लेकिन इतना सातिर था कि कोई लिंक कहीं से हमें नहीं मिलता था। लेकिन लिंक आया जब ये राज स्टीफन का नाम एक आया, तो हम लोग सोचे ताम राज से कहीं नाम तो नहीं हटाया, आधार कार्ड मिला। फिर टीम काम करती गई, DCP मिस्टर रोजिया और PI SN परमार की जो टीम थी, वो कंटिन्यूअस जो है फॉलो कर रही थी। PI मोदी का जो यहाँ पर टेक्निकल विंग देख रहे थे लोग, जो उसमें से हमें लिंक निकलता गया। कुछ लोग इनको विजिट कर रहे हैं, बार बार घर जाना आना, तो उससे फिर हम लोगों ने वॉच रखना चालू किया कि क्या है। फिर बाद में आइडेंटिफाई भी कर लिया गया कि यही व्यक्ति है। फिर प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ये मानते हुए कि उसके पास कोई वेपन वगैरह ना हो, उस हिसाब से हमारी टीम ने सक्सेसफुली पकड़ा। तो यहाँ सूरत पुलिस पिछले 8 महीनों से एकदम डेडिकेटेड इस आदमी को पकड़ने के लिए काम कर रही है। हाँ, ये बदल कर नाम भी चेंज किया, अपना हुलिया भी चेंज किया, और वो उस तरह से रहता था। लेकिन बेसिक हुलिया जो इसका चाल डाल चलने का ढंग, वो जो भी था, वो पहले जो हम लोग के पास थे जो डिटेल्स, उस हिसाब से इसको मैच किया। और फिर जब पकड़ा गया तो बाकी फर्दर खुद इसने पूरा एविडेंस पूरे मिल ही गए, फिर इसने कबूला भी। जो दिनेश ठक्कर का मैटर था, उसकी वाइफ के साथ वाइफ कंप्लेंट थी, और इस तरह से उसको भी तो हमारा ये मानना है दोनों आसाराम और नारायण साईं, इन दोनों के विरुद्ध में जितने लोगों ने फंड्स रजिस्टर कराए और जो सहायक बने, उन सबको टारगेट ये कर ही रहे थे। तो वो हम लोग अभी
इसके इंट्रोगेशन में कोई ऐसी चीज़ आएगी उस हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का ये जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है ये, और अभी नोएडा से पकड़ा गया। और ये जो भक्त जो बना, ये जो 14 में सब ये पूरा क्राइम वगैरह जो जेल गए, क्राइम गुना दाखिल होने लगे, उससे ही कई सालों पहले से ये भक्त था जो है, ये भक्त था और डेडिकेटेड भक्त था कि हर कैंप में साथ जाना, भजन कीर्तन में साथ जाना, साथ ही रहना, जहाँ जहाँ कैंप रहता उस तरह की ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़दीकी वाला था। तो जैसे मैंने बताया कि जब जेल जोधपुर वगैरह जेल में बंद हुए तो वहाँ जाकर 2 महीना तक ये जेल के बाहर बैठा, मिट्टी को चूमता था। इस तरह का इसका मगज इतना मतलब नज़दीकी है उनका भक्त हुआ करता था। लेकिन 2000 मतलब करीब हमारे पास जो अभी तक डेटा है 8-9 के आसपास से भक्त था, लेकिन वो एग्जैक्ट डेटा क्या है वो हम लोग देख लेंगे। जेल में गए तो ये आश्रम से दूरी बना के ये नाम चेंज करके, ये धर्म चेंज करके अलग से रहता था। इसका जो नज़दीकी थी, ये आसाराम के जहाँ जहाँ पे कैंप लगते थे, जहाँ जहाँ पे इनके प्रवचन वगैरह होते थे, उनके कोर ग्रुप में रहता था, उनके साथ जाया करता था। ये वहीं पे टेंट में रहता था। और आसाराम के विरुद्ध जितने केसेस हुए उसके बाद इसको ऐसा लगा कि जितने विटनेस हैं इन सारे को मारना है, जो इसी हिसाब से इन लोगों ने मारना चालू किया। तो कार्तिक करके जो दूसरा आरोपी था वो लगभग अभी 10 सालों से जेल में है, और ये तब से पकड़ा नहीं गया और ये सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता रहा। तो अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे क्राइम किया है। जो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और गुजरात पुलिस, इतने हम लोग आपस में संकलन भी कर रहे हैं कि फर्दर जानने के लिए इनके गैंग में कोई दूसरा है कि नहीं, और उसके अलावा और कोई क्राइम किया है कि नहीं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि 2016 के आसपास इसने अपना क्रिश्चियन धर्म अपनाया और अपना तामराज से नाम चेंज करके राज स्टीफन्स के नाम से अपना नाम रखा। आधार कार्ड वगैरह भी इसने बनवाए हैं जो है, और उसके बाद जो है वो गलत फोर्जरी करके आधार कार्ड भी बनाया इसने अपना, फिर वहाँ पे रहता था। इसका सोर्स ऑफ इनकम, जिसको ऐसा बोलना था कि छोटा मोटा काम भी ये करता था, लेकिन वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारा एक मुद्दा है कि इसको कोई फंडिंग, फर्दर कोई फंडिंग तो नहीं हो रही थी। प्लस ये जेल वगैरह में जाया करता था मिलने जिनके वजह से ये दूसरों को मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर करता था। तो कोई और कनेक्शन तो है कि नहीं, ये हमारे रिमांड लेके आगे कार्रवाई इस पर पुलिस करेगी। ये परिवार के साथ रहता था, अकेला रहता था? ये जो वहाँ पे ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हैं कि जिससे हमें लिंक मिली थी, फैमिली विजिट्स वगैरह होती रहती थी, उन सब से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ निकाला। वो आगे हम तो जैसे समय आएगा तो शेयर करेंगे कैसे कैसे। ये शुरू में जब ये लोग जेल गए तभी जाया करता था, दिन भर बैठता था वहाँ पे, और जेल के बाहर की मिट्टी को भी ये अपने माथे पे लगाता था। इस तरह का ये तो फैनेटिक टाइप का सपोर्टर हुआ करता था जो है। अब इनिशियली ये जाके उसके बाद ये सब क्राइम करना चालू किया था जो है। उसके बाद से 2016 में जब ये वहाँ से भाग के छुप गया जो है, उसके बाद से गया कि नहीं वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसको दे रहे हैं। हाँ, इसके बाद इसने लोगों ने ऐसा डिसाइड किया ये और इसके गैंग ने कि हम लोग को अगर मारना है तो लेटेस्ट वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए। उसके लिए फंड